प्यारे बच्चों, क्लास 8th की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 मानव निर्मित वस्तुएं। बच्चों ये चैप्टर पूरा हम लोगों ने कम्प्लीटली पढ़ लिया है, अच्छे से समझ लिया है और साथ ही इसके अभ्यास प्रश्नों को करना हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। इसके पहले की वीडियो क्लासेस में हम लोगों ने इसके अभ्यास प्रश्न हल किए हैं और चैप्टर भी पढ़ा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। क्लास 8th की साइंस की जो प्लेलिस्ट है उसमें सारे वीडियो क्रम से डले हुए हैं, तो वो देख करके आप समझ सकते हैं चैप्टर को, साथ ही अपना अभ्यास का कार्य भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज हम बढ़ते हैं जो हमारा छूटा हुआ अभ्यास कार्य है प्रश्न नंबर 6 की ओर। बच्चों 5 तक के प्रश्न जो हैं हम पहले की वीडियो क्लासेस में हल कर चुके हैं। 6वां प्रश्न जो है आज हमें करना है, जो कि हमारा इस चैप्टर का जो है वो लास्ट वाला प्रश्न है और इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका काज जो है वो प्रश्न क्या कह रहा है। तो कहा है बच्चों, भूमि में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। यानी अगर जो भूमि है, ज़मीन है, उसमें पोषक तत्वों की पूर्ति होती रहे, उसके लिए हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे हमारी कृषि जो है वो अच्छी रहे। तो इसके लिए जो है इस प्रश्न का उत्तर इस तरीके से लिखिएगा बच्चों। इसमें बच्चों चूँकि क्या होता है कि जब एक ही ज़मीन है हमारी, जो हमारे खेत हैं, अगर हम बार बार उसमें फसल उगाते हैं तो पोषक तत्वों की कमी होती रहती है। तो इस कमी की पूर्ति के लिए जो है वो हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं, तो उत्तर इस तरीके से लिखिएगा कि एक ही भूमि पर बार बार फसल उगाने से मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी होती रहती है। इस कमी की पूर्ति के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। ठीक है, तो पहला उपाय क्या है बच्चों कि जो भूमि है उसको जोत करके, यानी उसमें जो जुताई करके कुछ समय के लिए उसे छोड़ दिया जाए। ठीक है, यानी कुछ समय के लिए उसको छोड़ दें। ठीक है, जिससे क्या होगा, इसके जो पोषक तत्व हैं उसकी पूर्ति पर्यावरण से स्वतः ही होती रहेगी। तो पहला तो ऑप्शन ये है, कई लोग करते भी हैं कि एक फसल जो है उगा ली, उसके बाद खेत को छोड़ देते हैं ताकि जो है उसमें फिर से पोषक तत्व आ जाए, उसकी कमी पूरी हो जाए, फिर अगली बार जो है उसको फसल को बोते हैं। दूसरा जो है वो तरीका है फसल चक्र के नियमों का पालन किया जाए। फसल चक्र से क्या तात्पर्य है बच्चों कि जैसे एक बार जो है हमने जो गर्मियों के मौसम में बोई जाने वाली फसल है वो बोई, फिर दूसरे मौसम में जो है वो दूसरी वाली फसल बोई, दलहन दाल वाली ये सब चीज़ें बोया। तो उससे क्या होगा कि जो उसमें जो जड़ें होती हैं उसमें नाइट्रोजन होता है, जिसके कारण जो है वो मिट्टी के लिए नाइट्रोजन बहुत अच्छा होता है, तो मिट्टी में नाइट्रोजन पहुँच जाता है। तो जिसके कारण जो है वो जो मिट्टी है, जो भूमि है, उसमें पोषक तत्वों की कमी पूरी होती रहती है। तो इतना बड़ा डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल ये लिख सकते हैं कि फसल चक्र के नियमों का पालन किया जाए। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट है बच्चों जो आपको लिखना है वो है भूमि में आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति की जाए। अब पूर्ति जैसे एक तो ये है कि छोड़ दिया जाए, स्वतः ही पूर्ति हो जाए। दूसरा है कि फसल चक्र का नियम का पालन किया जाए। अब तीसरी बात आई कि अगर आवश्यक पोषक तत्व हैं और हमें फसल उगानी ही है वही, तो फिर क्या कर सकते हैं कि उसमें पोषक तत्वों की बाहर से पूर्ति की जाए। तो इसके लिए जो है विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरक आते हैं, खाद होते हैं, है ना। तो इन सब का प्रयोग किया जा सकता है जिससे कि मिट्टी क्या रहे, उपजाऊ हो सके। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है बच्चों ये आपको लिख लेना है कम्प्लीटली। आपको समझ में आ गया होगा कि इसका उत्तर आपको क्या लिखना है। तो ये देख लीजिए, इसको अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट इसी तरीके से लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बच्चों। अगला प्रश्न है, खा प्रश्न है बच्चों, धूप में बाहर निकलने पर हम धूप के चश्मों का प्रयोग क्यों करते हैं। तो बच्चों अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम धूप में जाते हैं या आपके मम्मी पापा धूप में जाते हैं तो क्या होता है कि हम धूप के चश्मों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब उसमें क्या होता है बच्चों, धूप के चश्मों का प्रयोग क्यों किया जाता है यही पूछा गया है। ना करें तो उससे क्या हानि होगी। तो धूप जो होती है वो सूर्य के द्वारा प्राप्त होती है और उसकी रोशनी जो होती है, यानी धूप में जो होती हैं बच्चों अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं जो कि हमारी आँखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो इनसे बचने के लिए ही हम जो है वो धूप के चश्मों का प्रयोग करते हैं। जिसमें कई बार होता है कई लोगों का अगर पावर वाला चश्मा होता है बच्चों, तो आपने देखा होगा फोटोक्रोमिक ग्लास लगाए रहते हैं, मतलब धूप में जाने पर उनका चश्मा जो है ऑटोमेटिक काला हो जाता है और उसके बाद जो है जब वो रात होती है या धूप नहीं रहती है तो अपना नॉर्मल कलर रहता है थोड़ा सा। तो इसका प्रयोग जो है वो करते हैं ताकि हमारे आँखों की सुरक्षा हो सके। आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर किस तरीके से लिखेंगे। तो
इसका उत्तर बच्चों आप इस तरीके से लिखिएगा कि धूप में बाहर निकलने पर सूर्य के प्रकाश में उपस्थित जो अल्ट्रा वायलेट किरणें होती हैं वो हमारी आँखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, और इससे बचने के लिए हम धूप के चश्मों का प्रयोग करते हैं। तो जो धूप के चश्मे होते हैं बच्चों, उसमें क्या होता है, फोटोक्रोमिक कांच का जो है वो प्रयोग किया जाता है। इसीलिए हम जब बाहर निकलते हैं तो काले कलर का या धूप का चश्मे का प्रयोग करते हैं। तो ये उत्तर बच्चों आप अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों, संश्लेषित जो गा है, संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र जल्दी क्यों सूख जाते हैं। यानी जो मानव निर्मित रेशे हैं या टेरिकॉट वगैरह हो गया है ना, तो पॉलिएस्टर वाले जो कपड़े होते हैं उन रेशों से बने कपड़े रहते हैं वो जल्दी क्यों सूख जाते हैं, जबकि कॉटन जो है रहता है ना, जो ये प्राकृतिक रेशे से जो बने कपड़े रहते हैं वो देर से सूखते हैं। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों? तो वास्तव में जो मानव निर्मित रेशे होते हैं वो अच्छी क्वालिटी के होते हैं और वो सिंथेटिक होते हैं। उसमें जो है जो धागे होते हैं बच्चों वो पानी को बहुत ज़्यादा अवशोषित नहीं करते हैं, बहुत देर तक अपने अंदर अवशोषित करके नहीं रखते हैं, अवशोषित नहीं करते हैं, जिसके कारण जो है वो पानी जो है वो बाहर ही बाहर रहता है, जिसके कारण वो जल्दी से सूख जाते हैं। आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर किस तरीके से लिखना है आपको फेयर कॉपी में। तो इसका उत्तर बच्चों इस तरीके से लिखिएगा आप गा का कि संश्लेषित रेशों से बने वस्त्रों के धागे पानी को अवशोषित नहीं करते हैं, इसलिए वे जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपको उत्तर फेयर कॉपी में इस तरीके से लिख लेना। आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बच्चों, लास्ट प्रश्न है आपका, जैव निम्नीकरणीय एवं जैव अनिम्नीकरणीय में अंतर लिखिए। ठीक है, तो इन दोनों शब्दों का क्या तात्पर्य है? तो जैव निम्नीकरणीय वे होंगे बच्चों जो सड़ गल करके जो है वो वापस जो है वो ज़मीन में मिल जाते हैं, या जो डिस्पोजल जिनका हो जाता है, जो हट जाते हैं, मतलब जो नष्ट हो सकते हैं। और जैव अनिम्नीकरणीय वाले ऐसे पदार्थ होंगे जो कि नष्ट नहीं होते हैं, बहुत सालों तक पड़े रहते हैं और जो है वो प्रकृति के लिए भी नुकसानदायक होते हैं। आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर किस तरीके से लिखना है। तो यहाँ पर बच्चों इस तरीके से आप एक जो है अंतर लिखना है, जो कि तो यहाँ पर इस तरीके से लिख लीजिए। तो जैव निम्नीकरणीय ऐसे पदार्थ जो सड़ गल जाते हैं। ठीक है, वो ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है? जैव निम्नीकरणीय या जैव निम्नीकरण पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, और जैव अनिम्नीकरणीय, करणीय भी लिख सकते हैं, और कई बार वर्ड करणीय करके भी होता है और करण करके भी होता है, अनिम्नीकरण। ठीक है, तो इसमें जो है दोनों एक ही हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पर बच्चों ऐसे पदार्थ जो सड़ते नहीं हैं वो क्या कहलाते हैं? जैव अनिम्नीकरणीय, अनिम्नीकरणीय पदार्थ कहलाएंगे। ठीक है, इसके आगे आ लगा रहेगा, ये जो है वो उसके आगे सीधे आ नहीं लगा रहेगा, निम्नीकरणीय कहलाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ बात की जाए बच्चों कि ऐसे कौन से पदार्थ हैं जो सड़ गल जाते हैं। तो पेड़ों की पत्तियाँ हो गई, मरे हुए जानवर हो गए, है ना, ये सब कैसे हैं कि अगर ये बहुत दिनों तक पड़े रहेंगे वातावरण में तो ये अपने आप ही जो है सड़ गल जाएंगे और नष्ट हो जाते हैं, ये इसके अंतर्गत आएंगे। और जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ में या जैव अनिम्नीकरणीय वाले पदार्थ कैसे होते हैं? तो उसके अंतर्गत पॉलीथीन हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब ऐसे पदार्थ हैं बच्चों जो बहुत सालों तक जो है सालों साल पड़े रहते हैं और नष्ट नहीं होते हैं, इनको नष्ट होने में हज़ारों साल लगते हैं। तो इसलिए हमें, जैसे कि पॉलीथीन हो गया ना, बोलते हैं, इसलिए बोला जाता है कि पॉलीथीन का उपयोग कम कीजिए, प्लास्टिक के सामान का जो है वो कम से कम प्रयोग कीजिए, क्योंकि इनका जो है डिस्पोजेबल, इनका जो है विघटन जो है वो नहीं होता है आसानी से, जो कि प्रकृति के लिए नुकसानदायक है। तो ये इसका फेयर कॉपी में इस तरीके से आप उत्तर लिख लीजिएगा, आपको समझ में भी आ गया होगा बच्चों। और आज जो है तो आज ये जो है चैप्टर जो है वो ख़त्म हुआ, हमारा समाप्त हुआ। इसके सारे प्रश्नों के उत्तर, अभ्यास कार्यों को हमने कंप्लीट कर लिया है और कल हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कल से हम। और आज के लिए बच्चों बस इतना ही। एक फेयर कॉपी में अपना काम कंप्लीट कर लीजिएगा, साथ ही आप चैप्टर अच्छे से समझ गए होंगे, याद भी कर लीजिएगा। और कल हम नया एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर बच्चों पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बच्चों बेल आइकन भी दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बच्चों ये वीडियो क्लासेस जो है एकदम फ्री है, तो आप भी लाभ लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके, वो भी पढ़ पाए। ठीक है, और उनको शेयर कीजिए ताकि उनको भी लाभ हो। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।